आज हम लोग अकाउंटिंग में देख रहे हैं कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है और कैसे हम लोग अकाउंटिंग करेंगे डबल एंट्री सिस्टम में। तो सबसे पहले हम लोग एंट्री सिस्टम की बात करें तो एंट्री सिस्टम अगर हम देखें कि कैसे कैसे लिखते हैं हम लोग, तो एंट्री सिस्टम दो तरह का था, सिंगल एंट्री सिस्टम और दूसरा था डबल एंट्री सिस्टम। इसको हम लोग बोलते हैं दोहरा लेखा प्रणाली। और सिंगल एंट्री सिस्टम को क्या बोलते हैं? एकहरा लेखा प्रणाली। सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या? सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब ये है कि किसी भी ट्रांजैक्शन के सिंगल एस्पेक्ट को लिखेंगे, किसी भी ट्रांजैक्शन के वन एस्पेक्ट को लिखेंगे, एक पक्ष को लिखना है, एक एस्पेक्ट को लिखना है, उस एंट्री सिस्टम को क्या बोलते हैं? सिंगल एंट्री सिस्टम। ये किसके लिए सूटेबल होगा बताइए? बोलता है सूटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस। जितने छोटे छोटे बिजनेस होंगे उनके लिए सूटेबल होगा। सूटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस, छोटे व्यवसाय के लिए उपयुक्त होगा। और ये किसके लिए सूटेबल होगा? सूटेबल फॉर बिग बिजनेस। बड़े व्यवसाय के लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अच्छा, इसमें क्या बोलता है कि किसी ट्रांजैक्शन के सिंगल एस्पेक्ट को लिखे, एक साइड को लिखे। अच्छा, ये बिजनेसमैन छोटे जो होते हैं, जैसे चाय बेचने वाला है, समोसा बेचने वाला है, सब्जी बेचने वाला है, या राशन दुकानदार है, जो छोटे ट्रेडर हैं जिनके यहाँ कम ट्रांजैक्शंस होते हैं, ये क्या करते हैं? कुछ ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट को लिखते हैं, कुछ ट्रांजैक्शन के एक एस्पेक्ट को लिखते हैं, और कुछ का तो लिखते ही नहीं। फिर से सुनिएगा, ये जो बिजनेसमैन होते हैं, छोटे बिजनेसमैन जो सिंगल एंट्री सिस्टम को यूज़ करते हैं, वो क्या करते हैं? कुछ ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट को लिखेंगे, यानी दोनों पार्टी को लिखेंगे, कुछ का एक पार्टी को लिखेंगे, और कुछ को तो ये रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। जैसे आप जनरली देखिएगा कि जब कैश में सामान खरीदो ना, दुकान जाओ, सामान खरीदो और पैसा देके अपना सामान लेकर आ जाइए, तो वो कोई हिसाब नहीं रखता। उधार खरीदोगे तो लिखेगा। बात समझ गए? इसको आप बोल सकते हो इट रिकॉर्ड्स ओनली पर्सनल अकाउंट। पर्सनल, ये पर्सनल अकाउंट ही रखता है ज़्यादातर। इसमें व्यक्तिगत खाते रखे जाते हैं। अरे कि इसका हिसाब रखेगा राशन दुकानदार? किसका हिसाब रखेगा? रमेश, गणेश, दिनेश, महेश, वही ना जो उससे उधार खाया। और क्या लिखता होगा? सोचिए, राशन दुकानदार जो उससे उधार खाया उसका हिसाब रख रहा है। तो ये केवल पर्सनल अकाउंट। कभी देखें छोटे बिजनेस में रेंट का अकाउंट ओपन कर रहा है कि रेंट मेरा खर्च है तो उसका अकाउंट ओपन करते, कोई खर्च नहीं, किसी तरह का अकाउंट नहीं बनाता, सिर्फ ये बनाता है किसका अकाउंट? पर्सनल अकाउंट। रमेश उधार खरीदा तो उसका लिख दिया, दिनेश को पैसा देना उसका लिख दिया, यानी सिर्फ पर्सन का। यानी दुकान में आप जाएंगे, उसका हिसाब किताब चेक करेंगे डायरी में, तो सिर्फ आदमी का नाम होगा और उसी का खाता खुला होगा। न रेंट का खुलेगा, ना बिल्डिंग में डेप्रिसिएशन लग रहा होगा, ना काउंटर में डेप्रिसिएशन लग रहा होगा, ना मशीन का, कुछ का लेजर नहीं। सिर्फ लेजर किसका बनाता है? पर्सनल अकाउंट का। कोई दिक्कत है? और ये क्या बनाता है? इट रिकॉर्ड से किसका किसका रिकॉर्ड करता है? पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। इसमें व्यक्तिगत, वास्तविक तथा अवास्तविक खातों को लिखा जाता है। और बताइए, और क्या अंतर बता सकते हैं? अच्छा, एक बात बताइए, सिंगल एंट्री सिस्टम में कभी जर्नल बनेगा? सिंगल एंट्री सिस्टम आप सिंगल ही लिखोगे तो जर्नल बनेगा? जर्नल बनने के लिए दो पार्टी तो चाहिए ना, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में पॉसिबल है जर्नल बनाना? जर्नल के लिए आपको दो चाहिए, एक डेबिट करेंगे और एक क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ सिंगल में कैसे बनाएंगे आप? एक ही पार्टी में है बस, दूसरा पार्टी नहीं है। तो बोलता है नॉट पॉसिबल टू मेक जर्नल। जर्नल बनाना पॉसिबल
नहीं, यहाँ बन ही नहीं सकता। जर्नल बनाना संभव नहीं है। अच्छा, इसमें जर्नल बनता है, बोलता है जर्नल इज पॉसिबल कर देते हैं। जर्नल इज, यहाँ तो जर्नल हम लोग बनाते ही हैं, सबसे मेन ही जर्नल करते हैं। जर्नल बनाना संभव, कोई दिक्कत किसी को? अब और आगे बताइए, क्या ये जब जर्नल नहीं बनाएगा तो क्या लेजर बनाएगा? आप बताइए, जर्नल नहीं बनाए तो लेजर कैसे बनाएंगे? बात समझ गए? और लेजर नहीं बनाएंगे तो ट्रायल भी नहीं बनाएगा। ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा? उसमें भी दोनों साइड चाहिए, डेबिट और क्रेडिट। तो बोलता है यहाँ पे क्या होता है, नॉट पॉसिबल, ध्यान दीजिएगा, टू प्रिपेयर लेजर एंड ट्रायल बैलेंसेस। बोलता है खाता बही तथा तलपट बनाना संभव। किसी बच्चे को दिक्कत आ रहा है? ये सिंगल एंट्री सिस्टम बना ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। और यहाँ पॉसिबल टू मेक लेजर एंड ट्रायल बैलेंसेस। तलपट तथा खाता बही बनाना संभव। यहाँ तक पिक्चर क्लियर हुआ? अब आप लोग इतना सारा पढ़ने के बाद मुझे बताओ कि कौन सा एंट्री सही होगा, सिंगल एंट्री या डबल एंट्री। अगर आप कंप्लीट रिकॉर्डिंग चाहते हैं, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग चाहते हैं तो आप डबल रखो, इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग चाहते हैं तो सिंगल रखो। अच्छा, सिंगल का एक और नाम है, इस सिंगल एंट्री सिस्टम को हम बोलते हैं इनकम्प्लीट अकाउंटिंग सिस्टम। तो इसके आगे हम वहाँ लिखना शुरू करें, समझ आओगे? और आप लोग इसी के आगे लिखोगे, मतलब ये वाला एरो जो देंगे वो सिंगल का होगा, ये वाला जो एरो देंगे वो किसका होगा? डबल का होगा। कहीं कोई दिक्कत है? तो सिंगल एंट्री सिस्टम को आप क्या बोलोगे बताओ? या लिख दो सिंगल एंट्री सिस्टम, SES और DES। तो बताइए सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होगा? बोलता है इट इज़ ऑल्सो नोन एज इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग। इसको हम लोग इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग बोलते हैं, अपूर्ण लेख है। बोलता है इसे अपूर्ण लेखा भी कहा जाता है। और इसको क्या बोलते हैं? इट इज़ नोन एज कंप्लीट रिकॉर्डिंग। इसे पूर्ण लेखा कहा जाता है। कोई दिक्कत है? अब हम आपसे ये पूछते हैं कि जब ये इनकम्प्लीट है, आधा अधूरा लिखता है, कुछ लिखता है कुछ लिखता ही नहीं है, जर्नल नहीं बनाता है, लेजर नहीं बनाता है, ट्रायल नहीं बनाता है, प्रॉफिट कैसे इसको पता चलता होगा? हम लोगों को तो आज तक यही मालूम है कि जर्नल बनाएंगे उससे लेजर बनेगा, लेजर बनेगा तो ट्रायल बनेगा, ट्रायल बनेगा तो फाइनल अकाउंट बनेगा, और फाइनल अकाउंट बनेगा तभी बिजनेस को प्रॉफिट लॉस पता चलेगा। तो इन लोगों को कैसे पता चलता है? क्योंकि ये लोग तो ना तो जर्नल बना रहा है, ना लेजर बना रहा है, ना ट्रायल बना रहा है, तो इन लोगों को प्रॉफिट लॉस कैसे पता चलता होगा? कैसे निकालता होगा बताइए? इसके यहाँ तो हम लोग जानते हैं जर्नल बनाए, लेजर बनाए, ट्रायल बनाइए, ट्रायल के आधार पर ट्रेडिंग PL, और फिर ट्रेडिंग PL में हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे और बैलेंस शीट में फाइनेंशियल पोजीशन निकालेंगे। ये कैसे बनाता होगा सिंगल वाला? तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो कैलकुलेशन, प्रॉफिट का कैलकुलेशन का तरीका होगा, यानी कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? इसमें कैसे निकालेंगे बताइए? दिमाग काम करना बंद कर दिया? बताइए, पान बेचने वाला कैसे प्रॉफिट निकालेगा हमको ये बताइए। बड़ा बड़े बिजनेस में देखे, इसका कोई तरीका नहीं। इसका बोलता है क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, बस क्लोजिंग कैपिटल माइनस
दैट्स ऑल। ये प्रॉफिट है, अगर लॉस हो गया तो लॉस उल्टा हो जाता है, ओपनिंग कैपिटल माइनस क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल मतलब समझते हैं ना, प्रारंभिक पूंजी, और क्लोजिंग मतलब अंत में। अब देखिए समझाते हैं, आप मेरी बात से एग्री करेंगे, हाँ सही यही करता हुआ। सुबह सुबह एक व्यक्ति ठेला पर सेब लेके चला, 500 रुपये का घर से पैसा लेके आया था, 500 अपनी वाइफ से मांगा, लाओ 500 का मटेरियल लोड किया, उस पर चल दिया, बेचा और शाम में 800 रुपये लेके आया, तो कितना प्रॉफिट कमाया? 500 का मटेरियल लेके गया था और शाम में कितना लेके आया? 800 रुपये, तो कितना कमाया? 300 रुपये। यही तो प्रॉफिट है। ओपनिंग कितना लगाया? 500, क्लोजिंग कितना आया? 800, 300 मार्जिन। अब इसमें इसको ये जो प्रॉफिट निकलेगा इसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। हम लोग अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? ग्रॉस। ग्रॉस टोटल इतना आया 300 रुपये। इसमें इसका हो सकता है कि टायर पंचर हो गया होगा, खर्च हुआ होगा, हाँ या नहीं? बहुत सारे खर्चे भी होंगे। तो यही बात आपको समझना है, इसको कौन सा कैपिटल बोलते हैं? ग्रॉस कैपिटल, ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ से निकल जाएगा। अच्छा, इसे कौन सा प्रॉफिट निकलेगा? इसको लिख भी देते हैं, यहाँ पे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। कौन सा प्रॉफिट बोलते हैं? ग्रॉस। जानते हो ना सब लोग ग्रॉस प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट ये कैसे निकालेगा बताइए? तो ध्यान दीजिए, नेट प्रॉफिट के लिए क्या करेगा? नेट प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेगा? जो ग्रॉस प्रॉफिट निकला है ऊपर, कैसे निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल से। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट निकला उसमें माइनस कर देगा एक्सपेंसेस। क्या माइनस कर देगा? एक्सपेंसेस। और माइनस कर देगा एडजस्टमेंट्स। अगर कोई एडजस्टमेंट्स है वो माइनस कर देगा। किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? अब हम आपको बताएंगे आगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है कि ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे, क्लोजिंग कैपिटल, वो आपके सिलेबस में उतना डेप्थ नहीं है। बहुत कुछ बता दिए आपको एंट्री सिस्टम के बारे में। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है? और ये कैसे निकालेगा प्रॉफिट, यहाँ पे कैसे कैलकुलेशन करेंगे? तो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितने तरह का होगा इसमें? 2 तरह का। पहला प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट। और दूसरा प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट के क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, याद कीजिए, बनाते हैं ना। और नेट प्रॉफिट के क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम लोग नेट प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अब आप देख लीजिए, पूरा कंप्लीट पैकेज हम रख दिए हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम का पूरा परफेक्ट नॉलेज आ जाना चाहिए। अब आपसे पूछा जाएगा कि कल होके अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आप कौन सा सिस्टम रखना चाहोगे अकाउंटिंग का? क्योंकि चॉइस है, ये चॉइस है, लोग चॉइस के हिसाब से रखता है। हाँ, लेकिन अगर आपका बिजनेस बड़ा हो जाएगा और ज़्यादा ट्रांजैक्शन होने लगेगा तब चॉइस नहीं है, तब फोर्सफुली गवर्नमेंट आपको ये रखने को बोलेगी, ज़बरदस्ती करेगी कि आप डबल रखो। लेकिन अगर आप नए बिजनेसमैन हो तो चॉइस है, आप सिंगल भी रख सकते हो, डबल भी रख सकते हो। आप बताओ क्या रखना चाहिए? अच्छा, सिंगल वाला जो रखता है उसको बैंक लोन नहीं देता है, क्योंकि कंप्लीट ही नहीं। देखिए क्या है, इनकम्प्लीट है। आधा अधूरा लिखोगे तो कौन देगा लोन आपको? तो कब लोन किसको मिलता है? डबल वाले को। अब बताओ कौन सा रखोगे आप लोग? तो अगर आप बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हो, और भले अभी बिज़नेस छोटा है, फ्यूचर में लग रहा है कि हम अपने बिज़नेस को बहुत अच्छे लॉन्ग पीरियड तक लेके चलेंगे, बहुत आगे लेके जाना है, तो आज से ही आप क्या लगा दो? डबल एंट्री सिस्टम। तभी ग्रोथ होगा। सिंगल लगाओगे तो वही जगह पे फिक्स हो जाओगे, 10 साल में भी ग्रोथ नहीं हो पाएगा। इसलिए सिंगल एंड डबल 2 तरह का अकाउंटिंग सिस्टम आपके पास है। आपको चुनना है कि कौन सा सिस्टम बेस्ट है। लेकिन अगर एक अकाउंटेंट के हैसियत से पूछेंगे तो सारे बिजनेस के लिए कौन सा सिस्टम बढ़िया है? डबल एंट्री सिस्टम बेस्ट होगा। कोई दिक्कत है? चलिए इसको लिखिए, फिर और आगे बताते हैं इसका। अब हम लोग चलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम देख लिए, तो अब हम लोग डबल एंट्री सिस्टम पढ़ते हैं। आप लोग खुद डिसाइड किए हैं कि सिंगल एंट्री सिस्टम ठीक नहीं है, क्योंकि इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग, परफेक्ट रिकॉर्डिंग नहीं होता है। तो जब इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग है तो हम लोग उसमें क्यों जाए? अच्छा, क्या लगता है पान के दुकान का अगर अकाउंटिंग हम पढ़ते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम, तो नौकरी भी तो पान दुकान में लगेगी। तो क्या कोई पान दुकान में जॉब करना चाहेगा? छोटे सिस्टम पढ़ोगे तो छोटे के यहाँ नौकरी लगेगी। अब पान दुकानदार अपने कितना कमाता है जो आपको देगा? तो सिंगल एंट्री सिस्टम छोटे बिजनेस में लगता है। अगर आप सिंगल सीखोगे तो छोटे बिजनेस में जॉब मिलेगा। उससे बेटर है कि सब लोग बड़ा सीखना चाह रहे हैं, कि बड़ा सीखेंगे तो बड़े बड़े इंडस्ट्री में लगेगा, टाटा हो, रिलायंस हो, जिंदल हो, मित्तल हो, ये सब में लगेगा, हमारे पास ऑप्शन रहेंगे। तो हम लोग डबल एंट्री सिस्टम शुरुआत कर रहे हैं। बताइए डबल एंट्री सिस्टम के फादर का नाम क्या है? लूका पेसोली।
कब डेवलप किए थे, कौन से ईयर में डबल एंट्री सिस्टम डेवलप हुआ है? 1494। और कौन से कंट्री के थे ये? इटली के थे ना, इटालियन थे ये, इटली के थे। यहाँ तक कोई दिक्कत है? डबल एंट्री सिस्टम के फादर का नाम लुका पेसोली, 1494 में डेवलप किए और इटली के थे। इससे पहले 1494 से पहले भी तो अकाउंटिंग चलता होगा। क्या चलता होगा उसमें? क्योंकि अकाउंटिंग इस दुनिया में तब से है जब लोग रह रहे हैं। जिस दिन से मानव रहना शुरू किया उस दिन से अकाउंटिंग शुरू हो रहा है। तो उस समय कौन सा अकाउंटिंग चलता था? तो उस समय चलता था सिंगल एंट्री सिस्टम, यानी दुनिया का सबसे पुराना तरीका जो लिखने का है वो सिंगल एंट्री सिस्टम है। लेकिन 1494 के बाद लोगों को समझ आया कि एक और सिस्टम हो सकता है जिसका नाम क्या है? डबल एंट्री सिस्टम। क्या आप दोनों एस्पेक्ट को लिख सकते हैं? डबल एंट्री सिस्टम ये बताता है ना कि किसी ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट को लिखना है, दो पक्ष को लिखना है। लेन देन होता है तो दो पार्टी हमेशा इन्वॉल्व होता है, एक ले रहा है तो दूसरा दे रहा है, कोई खरीद रहा है कोई बेच रहा है, कोई बेच रहा है तो कोई खरीद रहा है। तो दोनों पार्टी के यहाँ अगर रिकॉर्डिंग करते हैं तो सिस्टम को हम लोग बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। इससे पहले ये हुआ करता था कि हम एक ही के यहाँ लिखते थे। आज भी देख लीजिए, राशन दुकान में एक ही लिखता, अपना डायरी में खाली लिख दिया, आपको कुछ रिसिप्ट काट के नहीं दिया, ना रसीद दिया, ना कुछ भी दी, कोई प्रमाण नहीं आपके पास। बस आप सामान खरीदे, अपने डायरी मेंशन कर दिया, दैट्स ऑल। अब बताओ सिंगल है कि डबल है? सिंगल है। झगड़ा इसी में ना होता है। अब हम बोल रहे हैं कि नहीं हम तुमको पैसा दिए तुम नहीं चढ़ाया होगा, और दुकानदार बोला हमको याद है कि तुम नहीं दिए हो। अब लड़ रहा है दोनों कस्टमर और बिजनेस में। प्रॉब्लम क्या बताइए? उतना जो झगड़ा कर रहा है आधा एक घंटा से, कभी कभी छोटा झगड़ा बड़ा हो जाता है, मारपीट तक आ जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्या रीज़न रहा होगा ऐसा होने का? रीज़न रहा होगा कि अगर वो दुकानदार कोई प्रूफ दे देता, रिसिप्ट काट के दे देता तो ये प्रॉब्लम नहीं आता। या दुकानदार बोल देता कि भैया दो डायरी रखिए, एक मेरे यहाँ चढ़ेगा और आप जब भी सामान लेने आएंगे उधार में तो आप अपना एक कॉपी लेकर आइएगा, आप ही के कॉपी में चढ़ा देंगे। तो बताइए दुकानदार उसके कॉपी में भी चढ़ाता और अपने कॉपी में भी चढ़ाता, कभी प्रॉब्लम आता? कस्टमर बोल सकता है कि हम पैसा दिए, अगर दिया होगा तो उसमें चढ़ा होगा, अब मेरे में भी चढ़ा होगा। समझ गए? कभी झगड़ा नहीं होता। इसका मतलब है लोग सोच ही नहीं पाए प्रॉब्लम क्या था और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या था। तो यहाँ 1494 के बाद एक व्यक्ति सोचा कि जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन यही है कि हम किसी भी ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करेंगे, दोनों पक्ष को लिखेंगे। एक पक्ष को डेबिट करेंगे और दूसरे पक्ष को क्रेडिट करेंगे। ये डेबिट और क्रेडिट वर्ड कहाँ से आया वो हम लोगों को सीखना है। तो हम लोग डबल एंट्री सिस्टम में पढ़ेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो बताइए डेबिट क्रेडिट वर्ड कहाँ से आया, आप लोगों को मालूम है? डेबिट और क्रेडिट जो हम लोग कॉमर्स में पहले से पढ़ते आ रहे हैं वो वर्ड आया कहाँ से? ऐसे ही कोई जन्म लिया होगा, बोल दिया होगा कि डेबिट करो और एक को क्रेडिट करो। ध्यान दीजिएगा, जब 1494 में डबल एंट्री सिस्टम आया उससे पहले हमारे यहाँ दो वर्ड यूज़ होते थे। डेटर्स, डेटर बोलते हैं देनदार, और दूसरा वर्ड यूज़ होता था क्रेडिटर, लेनदार। फिर से सुनिएगा, 1494 में डबल एंट्री सिस्टम आने के पहले हमारे यहाँ जो सिस्टम था उसमें दो वर्ड यूज़ होते थे, डेटर और क्रेडिटर। और मैं फिर बता दूं आपको कि इस दुनिया में जितना अकाउंटिंग है वो यही दोनों पर टिका हुआ है, डेटर और क्रेडिट। कोई लेन देन देख लो, किसी भी ट्रांजैक्शन को देख लो, सिर्फ दो ही चीज़ ढूंढना है, डेटर और क्रेडिटर, दो ही चीज़ बस। आप देख लो, किसी ट्रांजैक्शन को देख लो, आप हमको फी दे रहे हो तो एक आदमी डेटर होगा एक क्रेडिटर होगा। अगर माल खरीद रहे हो तो एक डेटर होगा एक क्रेडिटर होगा। रेंट पे कर रहे हो तो एक डेटर होगा एक क्रेडिटर होगा। देख लीजिएगा, रेंट पे कर रहे हैं तो बताइए, हम अगर मालिक को रेंट पर पेड कर रहे हैं तो मालिक मेरे लिए क्या है? क्रेडिटर, और हम क्या हैं? डेटर। हम वहाँ डेटर कहलाएंगे, वो क्रेडिटर कहलाएंगे। इस दुनिया में अकाउंटिंग के कितने वर्ड? दो वर्ड, डेटर और क्रेडिटर, और कुछ नहीं। अब जो पुराने ज़माने में अभी भी अगर पुराना बिजनेसमैन मिलेगा ना तो हिंदी में बोलता है बड़ी बहुत देनदारी हो गया मार्केट में। देनदारी मतलब बहुत उधार फंस गया, बोलता है बहुत लेनदारी है मार्केट में, मतलब बहुत कर्जा है। ध्यान दीजिएगा, पुराना बिजनेस आज भी हिंदी में बोलता है देनदारी और लेनदारी, मतलब डेटर्स और क्रेडिटर्स। तो इस दुनिया में अकाउंटिंग के दो ही वर्ड थे, डेटर और क्रेडिटर। डेटर को ही शॉर्ट में हम लोग डेबिट बोलते हैं। कैसे आया भैया? तो ये डी और ये आर और ये सी और ये आर, क्या बन गया? बात समझ आया? अब डी आर और सी आर लिखते लिखते परेशान होने लगा तो लोग बोला कि इसको शॉर्ट फॉर्म बना दो। तो इस शॉर्ट फॉर्म क्या बना दिया? इसको डेबिट, इसको क्या बना दिया? क्रेडिट। कोई दिक्कत है? डेटर था पहले, डेटर क्रेडिटर लिखा जाता था, फिर आ गया डेबिट और क्रेडिट, और तब शॉर्ट में और बना दिया क्या? डी आर और सी आर। अब हम लोग क्या सीखेंगे?
डेटर क्रेडिटर लिखेंगे, डेबिट क्रेडिट लिखेंगे, या डीआर और सीआर लिखेंगे? डीआर और सीआर। अब हम आपको बताएंगे कि डीआर और सीआर लिखेंगे किस में, किसको डीआर करेंगे और किसको सीआर करेंगे। ये समझ आया? डेटर क्रेडिटर का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, डेटर क्यों बना, ठीक है। लोग अभी भी बता रहे हैं, अभी भी पुराना बिजनेसमैन को देखेगा यही बात बोलता है, मेरा देनदारी मार्केट में है, मेरा लेनदारी मार्केट में है। मतलब दो ही वर्ड है अकाउंटिंग के पर्पज़ से, एक डेटर है, दूसरा क्या है? क्रेडिटर। वो दो ही वर्ड है, एक डेटर होगा, दूसरा क्या होगा? क्रेडिटर। अब हम आपको बताएंगे कि आखिर रूल्स क्या है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड, आखिर नियम क्या है डेबिट क्रेडिट करने का? कोई तो नियम होगा ना, तो क्या नियम होगा डेबिट क्रेडिट करने का? तो ध्यान दीजिएगा, डेबिट क्रेडिट का नियम पढ़ने से पहले आप ये पढ़िए, इसके ध्यान दीजिएगा, डेबिट क्रेडिट के रूल्स के लिए दो कॉन्सेप्ट डेवलप किए गए। कितने कॉन्सेप्ट डेवलप किए गए? दो। इसके लिए दो कॉन्सेप्ट डेवलप किए गए, ध्यान दीजिएगा। अगर आप डेबिट क्रेडिट का रूल्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको दो तरीके से डेबिट क्रेडिट का रूल्स पढ़ाया जाएगा। एक तरीका होता है ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, ट्रेडिशनल, पुरानी विचारधारा में डेबिट क्रेडिट कैसे करते हैं, परंपरागत विचारधारा। दूसरा क्या है? मॉडर्न कॉन्सेप्ट, आधुनिक विचारधारा। कोई दिक्कत है? कितने कॉन्सेप्ट हैं? दो। अगर आप डेबिट क्रेडिट सीखना है तो दो कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप डेबिट क्रेडिट सीखोगे तो बहुत अच्छा होगा। तो चलते हैं ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट। मॉडर्न कॉन्सेप्ट का और भी नाम है, इसी को आप अमेरिकन कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, अमेरिकन अवधारणा। अच्छा, ये अमेरिकन कॉन्सेप्ट बोल रहे होंगे, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इसको किसने डेवलप किया होगा? अमेरिका ने, तभी तो अपने उसके नाम पर आया। इसको एक और हम लोग कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन कॉन्सेप्ट या अप्रोच, अकाउंटिंग इक्वेशन कॉन्सेप्ट या अप्रोच भी बोलते हैं, लेखांकन समीकरण अवधारणा। इसका मतलब है कि मॉडर्न अप्रोच को तीन नामों से जानते हैं। पहला नाम क्या था? मॉडर्न कॉन्सेप्ट, दूसरा नाम क्या था? अमेरिकन कॉन्सेप्ट, और तीसरा नाम क्या था? अकाउंटिंग इक्वेशन कॉन्सेप्ट। इसलिए आप शायद आज तक गौर नहीं किए, आप जब भी अकाउंटिंग शुरू करते थे सबसे पहला चैप्टर आपसे टकराता था अकाउंटिंग इक्वेशन, उसके बाद अकाउंटिंग शुरू होता है। अकाउंटिंग इक्वेशन पहले से पढ़ते आ रहे थे हम लोग भी, जब 11वीं में थे तो टीचर हम लोगों नहीं पढ़ाए, हम लोगों को क्या मालूम कि अकाउंटिंग इक्वेशन एक अप्रोच है। हाँ, जो पढ़ा दिया गया रट्टा मार रहे हैं हम लोग। जब पढ़े तो लगा कि दुनिया ये है, हम लोगों को कुछ नहीं पढ़ाया गया। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये सब बेसिक चीज़ है जहाँ से आ रहा है। बताइए, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है डेबिट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट क्यों बना, बहुत लोगों को नहीं पता। ये सब चीज़ जानना चाहिए, सब लोगों को जानने की ज़रूरत है। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, हवाई फायरिंग मत कीजिए, डेप्थ में जाइए। डेप्थ में जानने के बाद, अच्छा, जो व्यक्ति इस चीज़ को समझ गया ना, उसको इस दुनिया में कोई दिक्कत नहीं। खाली दो ही तो वर्ड है, डेटर और क्रेडिटर, डेटर और क्रेडिटर। डेटर को क्या करना है, क्रेडिटर को क्या करना है, किसको डेबिट किसको क्रेडिट, इतना ही देखना। जो डेटर होगा डेबिट होगा हमेशा, जो क्रेडिटर होगा क्रेडिट होगा। देख लीजिएगा, डेटर हमेशा डेबिट और क्रेडिटर हमेशा क्रेडिट। इस चीज़ को, अब उसके नियम भी हैं और हर जगह पे सेट नहीं करेगा, उसके नियम भी अपने हैं। तो चलते हैं, हम एक एक करके समझाते हैं आपको। सबसे पहले क्या समझाएंगे? ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है डेबिट एंड क्रेडिट का, पुराना परंपरा क्या था, और ये मॉडर्न अप्रोच क्या है, आज के समय में डेबिट क्रेडिट कैसे करेंगे। तो हम आपको दोनों के रूल्स के हिसाब से दिखाएंगे। आप आज तक जो पढ़े होंगे मेरे ख्याल से ट्रेडिशनल पढ़े होंगे, जिसमें 3 अकाउंट पढ़ते थे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट पढ़ते थे। ये किसके अंदर था? ट्रेडिशनल। मॉडर्न में 5 अकाउंट होता है। मॉडर्न में कितने अकाउंट होते हैं? 5। और यहाँ पे पढ़ते हैं 3 अकाउंट। तो हम लोग पहले 3 वाला सीख लेंगे, फिर 5 वाला आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच क्या बोलता है डेबिट एंड क्रेडिट का। परंपरागत कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। अब ध्यान दीजिए, अगर डेबिट और क्रेडिट जानना चाहते हैं तो डेबिट क्रेडिट करने से पहले ट्रेडिशनल अप्रोच में
समझिएगा इधर, अगर आप डेबिट क्रेडिट करना चाहते हैं तो डेबिट क्रेडिट करने से पहले ट्रेडिशनल अप्रोच में आपको खातों को अलग अलग पार्ट में बांटना पड़ेगा। खाता क्या होता है? तो हर एक नाम को हम अकाउंट शब्द देते हैं, हर एक नाम को अकाउंटिंग करने के पर्पज़ से एक अकाउंट देते हैं, एक अकाउंट के नाम से लिखते हैं। जैसे आप बैंक में जाओ कि सर हम आपके बैंक के साथ ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, बैंक क्या करता है? सबसे पहले बोलता है खाता खुलवाइए, मतलब सबसे पहले आपके नाम पर एक अकाउंट ओपन कर लेंगे। अब जब आप पैसा जमा करोगे तो उसी में लिखेंगे, निकालोगे तो उसी में लिखेंगे। तो उसी तरह से हम लोग भी क्या करते हैं, अच्छा जब बैंक में बोलते हैं ठीक है खाता खुलवाना है, तो बैंक सबसे पहला जो पेपर आपके पास रखता है उसमें सबसे पहले ये पूछता है कि कौन सा अकाउंट, दैट मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, सेविंग खुलाना है, आरडी खुलवाना है, फिक्स डिपॉजिट खुलवाना है, रेकरिंग डिपॉजिट खुलवाना, कौन खाता खुलवाना भैया बताओगे तो। अब कोई व्यक्ति बोलेगा हमको सेविंग खुलाना है तो उसका ट्रीटमेंट सेविंग जैसा करेंगे, कोई बोलेगा हमको आरडी खुलवाना है तो उसका ट्रीटमेंट आरडी जैसा करेंगे, कोई बोलता है हमको फिक्स डिपॉजिट कराना है तो उसका ट्रीटमेंट फिक्स डिपॉजिट जैसा करेंगे। तो यहाँ भी डेबिट और क्रेडिट करने के लिए सबसे पहले सारे खातों को अलग अलग पार्ट में बांटना पड़ेगा। जैसे रमेश एक खाता है, गणेश एक खाता है, फर्नीचर, हर नाम एक खाता है, हर नाम एक खाता है, एक लेजर है। तो हर नाम जब एक लेजर है तो उसको सबसे पहले बांटना पड़ेगा कि वो किसके अंदर आता है, किसका रूल्स उस पर अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ खातों का वर्गीकरण। ये क्लासिफिकेशन किसके अंदर पढ़ रहे हैं, मॉडर्न या ट्रेडिशनल? कितने तरह के खाते होते हैं? 2 तरह के खाते होते हैं। पहला होता है पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता, और दूसरा होता है इम्पर्सनल अकाउंट। और व्यक्तिगत खाता। पर्सनल अकाउंट मतलब जो पर्सन से रिलेटेड होगा। ऐसे खाते जो पर्सन से रिलेटेड होंगे पर्सनल में जाएंगे, और ऐसे खाते जो पर्सन से रिलेटेड नहीं होंगे इम्पर्सनल में जाएंगे। जैसे फर्नीचर पर्सन है, कहाँ जाएगा? इम्पर्सनल। रेंट पर्सन है, इम्पर्सनल में जाएगा। रमेश पर्सन है, पर्सनल में जाएगा। अब इम्पर्सनल भी 2 कैटेगरी का, इम्पर्सनल के अंदर भी 2 कैटेगरी। एक होता है रियल अकाउंट, एसी का मतलब अकाउंट होता है ना, वास्तविक खाता, एंड नॉमिनल अकाउंट। इसको नाम मात्र बोलते हैं या अवास्तविक बोलते हैं? अवास्तविक खाता। कोई दिक्कत है? पर्सनल अकाउंट कितने तरह का होता है? पर्सनल अकाउंट भी 3 तरह का होता है। कितने तरह का होता है? कौन कौन सा पर्सनल होता है? पहला होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, और तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब अभी ये समझ नहीं आएगा, जब इसका एग्जांपल देंगे तो समझ आएगा। रियल अकाउंट कितने तरह का होता है? 2 तरह का होता है। रियल अकाउंट कितने तरह का? 2। पहला होता है टेंजिबल रियल अकाउंट, टेंजिबल रियल अकाउंट, और दूसरा क्या होता है? इनटेंजिबल रियल अकाउंट। सबका डेफिनेशन देंगे, वहाँ समझाते जाएंगे कि क्या क्या किसके अंदर आता है। कोई दिक्कत है? तब आप पूरा हिस्ट्री इसका जानेंगे कि आखिर ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट के अंदर डेबिट और क्रेडिट का क्या रूल रहा होगा, और कैसे डेबिट और क्रेडिट किया जाता होगा जब हम लोग ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट अप्लाई करते होंगे। इसको लिखिए, इसके आगे हम लोग अगले क्लास में देखेंगे।